देखिए, ये तो एक तयशुदा पॉलिसी है ना जी, और फौज इसीलिए बनी है, हमारी फिजाइया इसीलिए बनी है। अब नहीं कर रहे तो उसका सबब पूछना चाहिए कि क्यों नहीं कर रहे। पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी कोई करे तो क्या पार्लियामेंट की करारदादों का इंतजार किया जाएगा या क्या कोई आर्डर आएगा? यहाँ ये हुकूमत की पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से ये नहीं कर रहे। ईरान ने अगर ड्रोन गिरा लिया है तो हम क्यों नहीं गिरा सकते? मैं दो तीन बातें अर्ज करना। एक, किस वक्त हम नेटो सप्लाई की बहाली की बात कर रहे हैं, क्या अमेरिका अफगानिस्तान से अब वापस जाना चाह रहा है और उन्होंने तारीख दी है और कतर के अंदर तालिबान के दफातर खुल रहे हैं, तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम ऐसे वक्त के अंदर 3,500 टैंक जाएंगे और 5,000 कंटेनर हैं कि जो इस रास्ते से जाएंगे और उसको अफगानिस्तान के लिए नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान के लिए जाएंगे। ये कौन सा खेल है आप खेल रहे हैं? और फिर आप कहते हैं जी पार्लियामेंट में पहली मर्तबा आया। सईद गनी साहब फरमा रहे हैं भाई अगर आया है तो किस मकसद के लिए आया है वो तो मैं बता चुका हूं, लेकिन अगर 4 साल पार्लियामेंट में नहीं आया ये मामला तो इसके जवाबदेह आप हैं। आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके आए? और आज आप कहते हैं हम ले आए। आज तो आप इसलिए लेके आए हैं कि अमेरिका से आपको हिदायत मिली है कि पार्लियामेंट के दबाव के तहत जो है वो इसको बहाल कर दे। फिर इसके बाद ये 17वीं तरमीम की बात कर देना, पता है ये आप लेते थे, आप भी ले रहे हैं। और देखे ना अमेरिका का हमने तो हमेशा मुखालफत की है, हमने सबको नहीं। आप बताइए, आप मेरे साथ बात कर ले। 70s के अंदर हमने किसी दौर में नहीं ली। जो ले रहे हैं वो आज भी अमेरिका के साथ है और वो कल भी अमेरिका के साथ है। सबको पता चल जाएगा किसने कहां से पैसे दिए थे, किस तरह चलाया था जमहूरियत के खिलाफ। सईद गनी साहब, वो जो जमहूरियत थी वो भी आपको पता है, अवाम बाहर निकले थे, वो भी आपको पता है। मैं इस बहस में नहीं जा रहा। वो अवाम कैसे निकले थे वो बताइए ना, पैसे कहां से आ रहे थे, डॉलर कहां से आ रहे थे, क्यों आ रहे थे? अवाम पैसे लेके निकले थे आपके ख्याल के मुताबिक। अच्छा, अब जरा दरमियान में आप चले, अवाम तो निकले थे ना, वो जो लाहौर में, जो कराची में, तो आप माशाल्लाह बड़े परहेजगार आदमी हैं, जो जमात इस्लामी का किरदार रहा है माजी में, उसको भी हकीकत है, मान ले, उसको तस्लीम कर रहे हैं। मैंने आपकी बात के दरमियान में कोई आपको नहीं टोका। और ये एक असूल भी है और अखलाकियात की भी बात है कि आप दूसरे को बात करने दें। आपने अगर बात कर ली है तो दूसरे को बात करने दें, अपनी बारी पे आके आप बात करें। और जहां तक जमात इस्लामी का किरदार लोगों को पता है, लोगों को पता है जमात इस्लामी का किरदार। 1 रुपए की भी करप्शन हमारे साथ वाबस्ता नहीं है। यहाँ NRO, यहाँ विकी लीक्स, यहाँ प्लाट लेने वाले, कर्जे लेने वाले, आपके ही शहर कराची के अंदर नेमतुल्लाह खान ने कराची की किस्मत बदली है। इसलिए इस मौजू पे ना जाए। आपने 17वीं तरमीम की बात की है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। चले इस मौजू पे आप रख लें, जैस्मीन से मौजू पर रख लें कि इस मुल्क में, कौन सी ऐसी जमात है जिसने अमेरिका से डिक्टेशन नहीं लिया? जमात इस्लामी तो कभी बरसरे इख्तियार आई नहीं है ना, ये जवाब देंगे जो ले रहे हैं डिक्टेशन। और 17वीं तरमीम की बात करके कभी नहीं आई। आप लोगों ने कोशिश तो बड़ी की ना, आपने 70s में इस मुल्क की जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशें की हैं। कौन सी 70 में? फौज के साथ मिलके, अमेरिका के साथ मिलके। किस कौन सी फौज है? आप देखें ना, जो अवाम आपके खिलाफ उठ जाते हैं और लोग आपके खिलाफ जुलूस निकालते हैं, कौन जनरल है? ये आपने, ये कौन की, किसकी आप बात कर रहे हैं? आपने तो NRO किया है मुशर्रफ के साथ, आपने तो उस रेड कारपेट अलविदाई दी है, जमहूरियत की बहाली के लिए किया, वर्दी उतरवाने के लिए किया। आपकी तरह से 17वीं तरमीम करके वर्दी पहनने का सर्टिफिकेट नहीं दिया उसको हमने। वर्दी आपने 17वीं तरमीम की, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अपना बनवाया, हमने इसलिए उसको वर्दी में सदर रहने की इजाजत दी। इसलिए की थी, हमने अगर NRO साइन किया तो उसकी वर्दी उतरवाई, इस मुल्क में इलेक्शंस करवाए और नवाज शरीफ साहब भी वापस आए, मोहतरमा भी वापस आई, जज भी बहाल हुए, अदलिया भी आजाद हुई, मीडिया भी आजाद हुई। ये सब हमारी बदौलत है। आपने तो वो वर्दी आपने पहन ली है। आपने कौन सी वर्दी उतारी है? आज कौम को जो है वो वर्दी और बेदर्दी का फर्क जो है वो कौम को पता चल रहा है। वर्दी वाले भी इस कौम के खिलाफ थे और आप भी इस कौम को, जहां पे 100 रुपए लीटर आपने पेट्रोल पहुंचा दिया है, 100 रुपए तक डॉलर पहुंचा दिया है, बिजली 10 मरतबा बढ़ा के अभी आपका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। 4 रुपए, 6 रुपए बढ़ा दिया है। और
देखे इलेक्शन हम तो लड़ेंगे और आपको भी पता चल जाएगा किस कीमत पे आप है। नहीं लड़े, अच्छी बात है, हम तो कहते हैं आगे तक पता चले ना। की थी और जब वक्त आ गया था, एक दूसरे पे इल्जामात के पलिंदे डाले चले जा रहे हैं। मैं खाली आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो मैं तो हकायक बयान कर रहा हूँ, पलिंदा तो कोई नहीं मेरे पास, मतलब कोई इल्जाम नहीं। ये हकायक है जो मैं भी बयान कर रहा हूँ, ये हकायक है जो की तहरीक कैसे चली, ये हकीकत है। जिया के साथ कौन था, ये हकीकत है। जनरल मुशर्रफ को वर्दी में रहने का किसने दिया, ये हकीकत है। 17th अमेंडमेंट किसने साइन की, ये हकीकत है। यहाँ फिस्तायत किसने की थी, FSF किसने बनाई थी, मुखालफीन को किसने कत्ल किया था, डॉक्टर नजीर का कत्ल किसने किया था, ख्वाजा रफीक को किसने शहीद किया। देखिए ये बातें अगर आपने करनी है तो सिर्फ इसी मौजू पे बात रखें। यहाँ पर फौजी आमरीयत के दौरान भुट्टो साहब जो है वो बने थे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान कन्वेंशन लीग के, वो कौन सी थी, और जाहिया खान के दौरान नायब वजीर आजम बने थे, वो कौन सी फौज थी। पीपल्स पार्टी बनने से पहले की बात है, हुकूमत छोड़कर आए, हुकूमत छोड़कर आए, जिद्दोजहद की आमिर के खिलाफ, फिर पीपल्स पार्टी बनी, और उस दिन से लेके आज तक अल्लाह का शुक्र है किसी आमिर के हाथ मजबूत नहीं किए, सिविल मार्शल कुर्बानियां दी हैं, जिद्दोजहद की है। अब आप लोगों ने काफी जमात इस्लामी इस मुल्क में जमहूरियत की पीठ में छुरे घोंपती रही है। जमात इस्लामी क्या करती रही है इस मुल्क में? जमहूरियत के पीठ में छुरे घोंपती रही है, चाहे 77 के बाद का देख लें, चाहे 2002 के बाद जनरल मुशर्रफ की हिमायत में देख लें, हर वक्त इनका किरदार यही रहा है। मैंने जस्मीन कहा था कि इस पे रखें मौजू, इनको बुलाएं, ये आए, ये बताएं कि इन्होंने जमहूरियत की नहीं, अवाम की पीठ में भी छुरा घोंपा है। हम तो अवाम के वोटों से आते हैं भाई, फौजी आमिरों के कांधों पर बैठ के नहीं आते, बनवा के नहीं आते हैं। हमारे खिलाफ तो साजिशें होती हैं, फिर भी जीत कर आते हैं। हमारे मैंडेट को चोरी किया जाता है, फिर भी हम जीत कर आते हैं। सईद गानी साहब, ये अच्छी बात है कि आप लोग जीत के आते हैं, लेकिन जीत के आने के बाद अल्लाह का शुक्र है जी कुछ डिलीवर भी तो करें ना। आप जैसे मुशाहिदुल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमने अगर हमने डिलीवर नहीं किया है तो अब इलेक्शन होने वाले हैं, ये फैसला लोगों को कर लेने दें। ये फैसला पराचा साहब ने नहीं करना है, मैंने नहीं करना है, आपने नहीं करना है, मुशाहिद भाई ने नहीं कर रहे हैं। अगर हमने डिलीवर नहीं किया तो लोग ही करेंगे। देखें सईद लोग ही करेंगे, लोग कर रहे हैं। क्या ताल्लुक है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, वो तो जब वक्त आएगा अवाम फैसला करेगी, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी पॉलिसी ये कि हमने प्रेशर 97 में भी बर्दाश्त किया था, एटमी धमाके भी किए थे, और हम ड्रोन भी गिरा दें। एक काम करें, अभी आज से कोई 1 महीना पहले जी या 1.5 महीना पहले एक टीवी चैनल पर कदीर खान साहब का एक इंटरव्यू आया था जी, आप वो उठाकर सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो धमाके कैसे हुए थे। मैंने नहीं कहा, कदीर खान ने कुछ कहा है, वो इंटरव्यू मंगवा लीजिए, वो सुन लीजिए। आप बता दें ना, अभी बता दें कैसे हुए थे। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब डर रहे थे, मैंने उनको खत लिखा जिसके गवाह SM जफर साहब हैं, और मैंने खत लिख के उनको कहा कि अगर आपने ये धमाके नहीं किए तो ये कौम कभी आपको माफ नहीं करेगी। फिर उसके बाद फौज का दबाव था, उसके बाद ये धमाके हुए। मियां नवाज शरीफ साहब धमाके नहीं करना चाहते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कदीर खान साहब ने कहा है, उन्होंने SM जफर को इसमें गवाह बताया अपना। अच्छा, अब लॉजिक इसमें ये है, जरा हमारी भी सुन लें, ये तो आज बहुत ही बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये मेरी राय नहीं है, ये मैंने नहीं कहा। बनने के बाद ये इस तरह से शुरू हो जाएंगे। बहरहाल मेरी गुजारिश नहीं, हमेशा से अच्छा बोलते रहे हैं, डिबेटर बहुत अच्छे बोल रहे हैं। मेरी बात सुने, बहुत बहुत शुक्रिया जस्मीन, आपने मुझे अच्छा बोलने वाला कहा। मुझे नहीं पता कि You are a good spokesperson, why should I lie? मतलब आप अच्छा बोलते हैं हमेशा। जी सुने डॉक्टर कदीर ने क्या कहा मुझे नहीं पता, फर्ज करो उनकी बात सही है, वो बता रहे हैं ना क्या कहा, मैं मान रहा हूँ ना। ठीक, मुझे बताएं, वो देख लीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, सीडी भेज दूंगा। सुन तो लो भाई, अब हमारी भी तो ठीक है। वो कह रहे हैं मियां साहब डर रहे हैं। बात ये है, मुझे एक लॉजिकल बात होती है ना, बात लॉजिकल करनी चाहिए। बात ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर है जिसने करना और ना करने का फैसला करना, वो एक लेटर पे करेगा, किसी के लेटर लिखने पे नहीं। कह रहे फौज का भी दबाव था। ये इन्हें मैं एक बात याद कराता हूँ, मोहतरमा ने हैदराबाद में क्या किया था वो इन्हें याद है? उन्होंने चूड़ियां फेंकी थी, ठीक है, और करके दिखाओ। जब कर दिया तो उन्होंने कहा क्यों किया, मुखालफत शुरू कर दी। तो ये हिस्ट्री में ना जाए, मैं हिस्ट्री बहुत अच्छी मुझे पता है, पीपल्स पार्टी की भी, मैं PNA की भी बयान कर सकता हूँ। वो कन्वेंशन लीग की इन्होंने बात की, ये कह रहे हैं कि उससे पीपल पार्टी नहीं बनी थी। पीपल्स पार्टी बनने के बाद याहिया खान के नायब वजीर आजम भी थे भुट्टो साहब, चाइना के दौरे भी किए थे, उन्होंने ढाके में इजलास भी नहीं होने दिया था, उन्होंने इधर तुम उधर हमका भी नारा लगाया था। ये सारे पीपल, उन्होंने जुलाई कैंप भी बनाया था, उन्होंने जिस वक्त हुकूमत छोड़ी थी 77 में तो 50,000 कैदी
जेलों में थे और जेलों में जगह नहीं थी तो तंबू लगा दिए गए थे। उन्होंने पूरे अपने दौर में इमरजेंसी नाफिज की, प्रेस के ऊपर पाबंदी रखी, सेंसरशिप लगाई हुई थी। 26 सियासी कत्ल हुए, मौलवी शमसुद्दीन कत्ल हुआ, महमूद खान अचकजई के वालिद जो है वो कत्ल हुए। आप किधर बैठे बातें कर रहे हैं भाई? अब ये भी अगर नहीं मान रहे, दौर में होते रहे तो आप क्या मतलब कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर करवा रहा था कत्ल? नहीं तो अभी आप कह रहे थे ना कि शायद भाई थोड़ा सच पीपल पार्टी नहीं बनी थी, तो मैं तो पीपल पार्टी बनने के बाद की कहानी देखिए, अगर इतने ही बुरे होते पीपल्स पार्टी के लोग या हमारी पार्टी इतनी बुरी होती तो बार बार लोग हमें वोट नहीं देते। ओ यार, वोट देना इशू नहीं है, साजिशों के बावजूद लोग हमें वोट देते हैं। हमेशा खिलाफ वोट ज्यादा पड़ता है ना। आप जरा पूरी हिस्ट्री उठा के देखें। नहीं तो इस तरह आईजीआई बनवाई जाती है, लोगों को पैसे दिए जाते हैं, पार्टियां कायम की जाती हैं, लीडर बढ़ाए जाते हैं, रीतों का कद बढ़ाया जाता है। अच्छा, ये जीडीए उसके बावजूद भी मिल बड़ी चीज जाती है। 99 में जीडीए आप थे ना उसका हिस्सा, परवेज मुशर्रफ के साथ मिले हुए थे आप जब हमारी हुकूमत गई तो उसके खिलाफ थे, आपके साथ आपके खिलाफ बना था। जीडीए का हिस्सा थे ना, सारी पार्टियां आपके खिलाफ बन गई थी। आपके घर में अमीरुल मोमिनीन आप बनना चाह रहे थे उस वक्त। आपके पार्टी के दफ्तर में मिठाइयां तकसीम हुई थी जब परवेज मुशर्रफ आया था। आप किधर बैठे हुए? पता नहीं किसी ने निचली सतह पे कर दिया भाई, पार्टी ने तकसीम की थी। और छोड़ दें, आप कह रहे हैं कि छुरा घोपा, आपने तो बेनजीर की पीठ में छुरा घोपा है, आप उसके कातिल पकड़ सके नहीं। आप कह रहे हैं जी धमाके गए कर दिए थे, वो मुकदमा अदालत में है, लोग अभी पकड़े हुए हैं। अदालत में नहीं है वो, इलेक्शन में आपको सिंध में जब जाएंगे तो पूछेंगे लोग। आप बेनजीर के कातिल पकड़ नहीं सके, आप क्यों परेशान हो? आप बेनजीर के नजरियात पे अमल कर नहीं सके, आपने एक टोला मुसल्लत कर दिया। हमारा मसला है ना, लोग हमसे पूछेंगे। भाई आपसे पूछेंगे, आपसे क्यों? आपने करप्शन तो हम, आप अपनी बात करें। इस मुल्क के आवाम का पैसा लूटा ना भाई आपने। पैसा तो आपने पाकिस्तान का लूटा है, पाकिस्तान का पैसा लूटा है। पूछा तो हमने पूछना है, हमारी खुशियां लूटी है, लोगों के चूल्हे सर्व कर दिए आपने इस मुल्क के लोगों के मुंह से नवाले छीन लिए। मेरे भाई, मैं तो खुदा ही को मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ करप्शन से बाज आते हैं, आप करप्शन से बाज आ जाए, हम खामोश। 30 करोड़ रुपए लिए एमसीबी से, जब प्राइवेटाइज किया था। किसने लिए? 30 करोड़ रुपए मियां नवाज शरीफ साहब ने लिए एमसीबी को प्राइवेटाइज करने के बाद। 30 करोड़ रुपए लिए, ये एक नई कहानी बयान कर दी। वैसे तो आप पे और आपके वालिद साहब पे भी, कोर्ट में ले जाइए, आपके वालिद साहब पे भी बहुत सारे इल्जाम लगते थे, आपको पता है। मुझे कोर्ट में ले जाइए भाई, अगर मैं गलत कह रहा हूं मुझे अदालत में ले जाइए। ओ यार क्यों ले जाए? मुझे अदालत में ले जाइए। पहले अदालत की पहले कौन सी बात मान रहे हैं? अच्छा मुझे अदालत की कौन सी बात आप मान रहे हैं? अदालत की बात कर देते हैं। नहीं, 6 करोड़ डॉलर तो स्विस बैंक में पड़े, उसका तो हिसाब दे दे। 30 करोड़ याद आ रहा है। अरे मेरे भाई, जो इसाक डार साहब ने मान लिया है कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग की है, 140 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग पे 140 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हुदैबिया पेपर मिल के केस में हुई है। इसाक डार साहब का अपना स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप मेरी बात तो सुन लो ना, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। तुम हौसला तो करो ना डार्लिंग, अभी थोड़ा सा हौसला तो करो ना, अभी नए सेनेटर बने हो। मेरे अंदर बड़ा हौसला है। अब मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना, सुने, मनी लॉन्ड्रिंग जो है, नहीं एक्सेप्ट किया उन्होंने। अच्छा सुन लो ना, जैस्मीन उन्होंने एडमिट किया कि हमने मनी जवाब तो सुन लो मेरे भाई, और नहीं किया, जवाब तो सुन लो, जवाब जो इनके लीडर भी हैं, मियां साहब के अजीज करीबी रिश्तेदार भी हैं। जज्बाती बिरवा के चिकने पास मेरी बात तो सुनो। मनी लॉन्ड्रिंग पे सुने मनी लॉन्ड्रिंग पे अमेरिकन सेनेट में 3 बंदों का जिक्र आया, जिसमें एक आसिफ जरदारी का। पता है आपको? करप्शन केस में अगर मेरे भाई इसाक डार वाली बात का जवाब दे देना। इसाक डार ने कोई ऐसी बात नहीं की, वो जेल में था। वाली बात को तो पकड़ रहे हैं, जेल में था। इसाक डार साहब ने पाकिस्तानी अदालत के सामने लिख के दिया है, दस्तखत किए हैं कि 140 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हमने की है। जैस्मीन ग्राउंड पे बात करें, ग्राउंड पे बात करें। शुरू कर दी है, मैं बस प्रोग्राम वाइंड अप कर रही हूँ, खत्म हो गई बात। अल्लाह हाफिज।